ओके चालू हो गया है ना? हाँ चालू हो गया भाई। सो फाइनली फ्रेंड्स यार, कैसे हैं आप सब यार? मतलब बहुत टेंशन में होंगे है ना, 7 बज रही है यार। ओके तो टेंशन में नहीं रहने की ज़रूरत है यार। क्यों? क्योंकि यार एग्जाम सर्वाइवल सीरीज अपन कंटिन्यू कर रहे थे। आपको यहाँ दिख सकता है कि जो अपन एग्जाम सर्वाइवल सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसके अंदर ये सबसे मेजर एक टॉपिक रहता था कि पेपर में आंसर कैसे लिखे। भाई फ्लो चार्ट बनाए तो कहाँ बनाए, कितना बनाए, कैसे बनाए, टेबल्स बनाए तो कहाँ बनाए, कैसे बनाए, डायग्राम्स बनाने की नहीं बनाने, ये सारी चीज़ें आज अपन स्टार्ट करेंगे यार। देखो पेपर, देखो एक मेरी बात समझना। देखो पहली बात तो कभी भी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाता नहीं था, ठीक है ना, और आज बिंदास इस टॉपिक पे वीडियो बना रहा हूँ। वो इसका कारण ये है कि आजकल ज़्यादातर बच्चे कोचिंग साइट जा चुके हैं, है ना, तो उनको कहीं ना कहीं आंसर लिखने में कहीं ना कहीं इशू आता ही है, ठीक है। उसी का ध्यान रखते हुए आज अपन देखेंगे पेपर को एग्जाम में कैसे लिखते हैं। थोड़ी सी हो सकता है लंबी वीडियो बने, बट पूरा देखना, तुम्हारे बहुत मार्क्स में फ़र्क आएगा, ठीक है। ये ओरिएंटेशन के साथ अपन आगे बढ़ते हैं ना। बहुत सारे डाउट्स है, एक बार ओरिएंटेशन ले लेते हैं कि इस वीडियो में अपन क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना यार? तो देखो मेरी बात समझो पहले। तो सबसे पहले एक बात समझना कि क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, इसके 2 हिस्से होते हैं। अगर आप मोटे मोटे लेवल पे देखोगे तो एक होगा कि एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करना है, जो कि यहाँ अपन दिख ही रहा है। साथ में मैं इसके अंदर एक और बताऊंगा कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। भाई एक अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी भी होती है कि इतने कम टाइम में आप कैसे कंप्लीट करोगे चीज़ें। मतलब एग्जाम के अंदर आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलते हैं, तो सब कुछ कैसे होगा। एक बार ओरिएंटेशन देख लेते क्या है। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है। ओरिएंटेशन तो हो ना हो, मेरा इंट्रोडक्शन बना रहना चाहिए, ठीक है। तो यार फाइनली यार सभी लोग जानते हैं माई सेल्फ दी आशीष, ठीक है, MBBS 19 बैच SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, ठीक है। 19 बैच का मतलब है राइट नाउ आई एम एन इंटर्न, ठीक है। तो मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है एंड सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया मैनेज करना है, यूट्यूब, गाइडेंस, PG, इंटर्नशिप, सब कुछ यार। बट स्टिल यार अपन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे डाउट्स थे। इस वीडियो में अपन देखेंगे कि सबसे पहले एग्जाम में आंसर लिखते कैसे। ये बात समझना, अगर आंसर लिखते कैसे ये जानने के लिए पहले ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। भाई लॉन्ग आंसर है, शॉर्ट आंसर है, वेरी लॉन्ग आंसर है, एटकॉम का है, MCQ है, फिल इन द ब्लैंक्स है, क्लिनिकल है, क्या है। तो सबसे पहले अपन ये भी एक छोटा सा देखेंगे कि कैसे कैसा का क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है। ओवरऑल आपको हर स्टेट्स में इसी तरह का क्वेश्चन पेपर दिखेगा। क्वेश्चन पेपर ये ना भी दिखे तो पैटर्न ये ना रहे तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद डायग्राम कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, वो अपन देखेंगे। फ्लो चार्ट कहाँ बनाना है, ठीक है। जनरली अपन देखते हैं बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारी साइकिल्स, फ्लो चार्ट्स बनते हैं, फिजियोलॉजी में बनते हैं। टेबल्स कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है। एडिशनली अपन देखेंगे कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जाम के अंदर। सबसे पहला हाउ मच टू राइट यार, एग्जाम में लिखना कितना है यार। लॉन्ग आंसर में मैं कितना लिखूँ, शॉर्ट आंसर में मैं कितना लिखूँ, है ना, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। क्या टू द पॉइंट लिखूँ कि एक्स्ट्रा लिखूँ। एक बच्चे का ये डाउट था कि क्या मैं सारे टू द पॉइंट आंसर लिखूँ कि एक्स्ट्रा लिखूँ जिससे एग्जामिनर इंप्रेस हो जाए। इस बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन की लेंथ और डेप्थ दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में कुछ बताइए, वो बताया जाएगा, ठीक है। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन के बारे में नहीं आता तो मैं क्या करूँ, ठीक है। और अगर मुझे कुछ आता है तो मैं क्या करूँ। भाई एक तो ये है कि मेरे को कुछ भी नहीं आता तो क्या खुला खुला लिख के कुछ भी लिख दूँ, या कुछ आता है तो कुछ मैं ऐसा कैसे लिखूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल जाए, ठीक है। अगला अगर मेरे पास एग्जाम में कम टाइम है तब क्या करूँ। मैं ऑप्शनल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँ कि नहीं करूँ। बहुत ही वाहियात क्वेश्चन है, बट इसके बारे में अपन देखेंगे कि ऑप्शनल क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करोगे कि नहीं। क्योंकि ऐसा होता है कि सेक्शन A के अंदर एक क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, 5 मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें एक छोड़ सकते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग होता है, पर ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं कि आप 5 में से 4 करने इस तरीके से। मेरी बॉस हैंडराइटिंग बहुत बेकार है तो क्या मैं एग्जाम देने जाऊँ भी। ऐसा नहीं पूछा था, बट अगले का ये पॉइंट था कि हैंडराइटिंग बहुत ख़राब है तो क्या करे यार। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि यार बॉस मैंने देखा है, मैं तो टीपने में बिजी रहता हूँ और कुछ बच्चे हाईलाइट कर रहे क्वेश्चन को, है ना, तो यार इसके बारे में क्या करें। मैं भी हाईलाइट करूँ, और हाईलाइट करूँ तो करूँ इसको। लिखा ही कुछ नहीं है, ये लिखा है तो उसमें क्या करूँ। तो ये सारी चीज़ें आज अपन देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, मैं आपको बता दूंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, बट आपके ज़मीन आसमान का फर्क ला सकती है प्रिपरेशन के अंदर। प्रिपरेशन एक तरफ होती है, प्रिपरेशन को प्रेजेंट करना एक तरफ होता है, तो दोनों का इक्वल वेटेज है। जबकि प्रिपरेशन में सालों की मेहनत होती है, प्रिपरेशन की वेटेज के लिए प्रिपरेशन में सालों की मेहनत होती है, पर इस प्रिपरेशन को प्रेजेंट कैसे करना है इसके लिए आपको 20-22 मिनट की ये वीडियो देखनी पड़ेगी, आपका काम हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन एक एक सब्जेक्ट पे लेंगे, है ना, फिजियो, बायोकेम एंड देन एनाटॉमी। इस बार ऐसे चलेंगे, ठीक है ना। ये फिजियोलॉजी मैंने पढ़ाई है तो मेरे को बहुत शौक है इस चीज़ को बताने का, और मुझे एक ही तरह के इतने क्वेश्चन आते हैं, तो आज फाइनली इस चीज़ का समाधान निकाल देंगे, ठीक है ना यार। देखते फिजियोलॉजी की अगर अपन बात करें तो पेपर देखते पहले पेपर आता कैसा है। अगर पेपर की बात करें तो जैसे सेक्शन A है, 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन A और सेक्शन B, ठीक है। सेक्शन A के अंदर, ठीक है, 4 तो फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है,
एंड 6 MCQ। ये वेरिएशंस आते रहते हैं, 4 MCQ 6 फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा भी आता है। तो ये हो गया 10 मार्क का। आगे मेरे पास समझ में। उसके बाद एक आएगा क्लिनिकल क्वेश्चन, ठीक है, क्लिनिकल क्वेश्चन एक आ रहा है, तो ये अपना हो गया क्लिनिकल क्वेश्चन एक आता है 15 मार्क का, ठीक है। उसके बाद 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आते हैं, उसे अपन कहते हैं रीजनिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये 2-2 नंबर के 5 आते हैं, तो 10 मार्क्स का यहाँ हो गया, ठीक है। एंड जो रिमेनिंग है कितना बच गया, 10 और 10 20 और 35, 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन। वैसे यहाँ पे 4 क्वेश्चन आते हैं, एक ऑप्शनल होता है, ठीक है ना। तो वो जो क्वेश्चन है वो हो गया अपना लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है ना, 5-5 नंबर वाले, ठीक है। और रीजनिंग क्वेश्चन को अपन यहाँ पे शॉर्ट मान सकते हैं, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गए 5 नंबर वाले, ठीक है ना। आगे मेरे पास समझ में, ये 3 क्वेश्चन आ रहे, तो ये हो गए अपना 15 मार्क्स यहाँ पे। तो 50 नंबर का हो गया सेक्शन ए एंड 50 नंबर का हो गया सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर क्या होता है, एक तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन, ये होता है 20 नंबर का अपने। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है, 20 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 20 नंबर का ये हो गया जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अपने वही शॉर्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, वो आते हैं वही 2-2 नंबर के, ठीक है। तो 10 मार्क यहाँ हो गए, और यहाँ पे आएंगे 20 और 30, 20 क्वेश्चन ना, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, 5 आते हैं, उसमें से 4 करने होते हैं, तो यहाँ पे हो गए 20 नंबर। तो ये एक बेसिक पेपर पैटर्न है। इनफैक्ट ये पेपर पैटर्न आपको हर जगह मिलेगा, एनाटॉमी में भी मिलेगा, बायोकेमिस्ट्री में भी मिलेगा, फिजियोलॉजी में मिलेगा। आपको समझ में आ गया, पेपर पैटर्न समझ में आएगा ना, तो अपने लिए बहुत आसान है समझाना कि कितने तरह के क्वेश्चन है और उनको किस किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। आए मेरी बात समझ में? ओके यार, तो स्टार्ट करते ग्रेट। तो आपने ये देखा कि यहाँ पे ये तरह के क्वेश्चन है। अच्छा हाँ यार, ये जो 4 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, इसमें से एक क्वेश्चन एडकॉम का होता है। एडकॉम मतलब बेसिक आपको कितना डॉक्टर की स्किल्स आती है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, एटीट्यूड एंड एथिक्स कैसे है आपके एक पेशेंट को लेकर के, यही एडकॉम की फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये 5 1 2 3 4 5 6 तरह के पैटर्न है, MCQ, क्लिनिकल क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो 5 मार्क वाले हो गए, रीजनिंग क्वेश्चन एंड एक एडकॉम का क्वेश्चन। एक एक करके देखेंगे एंड देन फाइनली अपन आंसर पे पहुंचेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लिनिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना ये जो क्लिनिकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो क्लिनिकल क्वेश्चन किस तरीके से चीजें चलती है आप समझना मेरी बात। क्लिनिकल क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको एक केस स्टडी दे देंगे, ठीक है, बहुत रेलेवेंट। अगर एक एग्जामिनर को केस स्टडी बनानी है फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है, मैं अगर पर्सनल एग्जामिनर होता मैं आपको देता एंडोक्राइन से केस स्टडी, क्योंकि वो टॉपिक ही इस तरीके का है जहाँ पे सारे टॉपिक्स क्लिनिकल केसेस है एंड उसकी रेलेवेंस इतनी ज़्यादा है कि जिसकी हद नहीं है। एंडोक्राइन में भी कुछ लोग कह रहे हैं अगर आप बनाते तो कहाँ से बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट से अगर मैं क्वेश्चन बनाता तो डायबिटीज से बनाता, डायबिटीज, इंडिया इज द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि डायबिटीज की नॉलेज होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो क्लिनिकल क्वेश्चंस के अगर आप सब टाइप्स देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई कि सबसे पहले तो प्रोविजनल डायग्नोसिस लिख दो, ठीक है, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है ये लिख दो। उसके बाद सेकंड आपसे ये पूछेगा कि इसके अंदर साइन सिम्टम्स क्या है, कॉजेज क्या है, टाइप 1 टाइप 2 में फर्क क्या होता है, ट्रीटमेंट क्या है, लैब डायग्नोसिस क्या है। तो ये पूरा एक ओवरव्यू होता है, ठीक है। और आपको ये पूछेगा डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, भाई अगर आपने डायबिटीज चुना है तो बाकी डिसऑर्डर्स क्यों नहीं चुने, तो वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है। इस तरीके से आपको एक पेपर पैटर्न मिलता है, ठीक है ना। इस क्लिनिकल क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक बार अपन देखते हैं डायबिटीज। मैं आपको एक नोट्स दिखाऊंगा, है ना। नोट्स इतने अच्छे तरीके से बनाए गए, इसी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी को लेकर के, पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स को लेकर के नोट्स बनाए जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, एक तो 2 चीज का रिलेवेंस है नोट्स के अंदर, एक तो आपका रिवीजन हो जाए, दूसरा आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये पता चले। एनाटॉमी में फिर भी पता चल जाता है, फिजियोलॉजी में नहीं पता चलता, ठीक है। इसी को अपन देखते हैं। एक बार डायबिटीज की मैं आपको नोट्स दिखाता हूँ, ठीक है ना, समझना। डायबिटीज के नोट्स की अपन बात करते हैं। लेट्स से फिजियोलॉजी आशीष सर, ठीक है, एंडोक्राइन, ठीक है, एंड अपन देखते हैं डायबिटीज के नोट्स। डायबिटीज, ठीक है। यहाँ पे यार लैंडस्केप में पीडीएफ खुल रही तो आपको हो सकता है थोड़ा सा पेजेस ज़्यादा लगे, बट देखो कितना एक्यूरेटली कोई चीज़ों को लिखा जाता है, मेरी बात समझना। ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन फिजियोलॉजी का टॉपिक है डायबिटीज, ठीक है ना, बायोकेमिस्ट्री में भी आता है, मैंने फिजियोलॉजी में देखो कैसे पढ़ा है। डायबिटीज के आपको दिख रहा होगा कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, मेरी बात आ रही है समझ में। ये आप क्या हो गए कॉजेज क्या क्या है, ठीक है, ये आ गया कॉजेज, ग्रेट, ठीक है। तो ये आके आपके आगे कॉजेज है ना। तो एक समझो अगर कोई एग्जामिनर 4-5 पॉइंट में क्वेश्चन बना रहा है तो वो सारी चीज आपको यहाँ पे दिख जाएगी। कॉजेज आ गया, ठीक है। उस कॉजेज के बेस पे भी मैंने आपको बताया टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज होती है, ठीक है ना। टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज में देखो बहुत अच्छे से एक तो डिफरेंस की टेबल आ गई, कॉजेज क्या है, एज क्या है, ठीक है, पैथोजेनेसिस क्या है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, डायग्नोसिस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। साथ में मेटाबॉलिक सिंड्रोम आ गया, ठीक है,
और इसमें जितने भी तरह के डायग्नोसिस, मोडी हो गया, गेस्टेशनल डायबिटीज हो गया, वो आ गया। क्लिनिकल फीचर्स क्या है वो दिख रहा है, एंड इनफैक्ट कॉम्प्लिकेशंस क्या है ये भी दिख रहा है। समझ में आ रही है? इस तरीके से अगर आपने चीज़ें करी ना, कॉम्प्लिकेशंस में भी एक्यूट, क्रॉनिक, सारी की सारी चीज़ें आ गई। देखो इतने शॉर्ट में आपको चीज़ें मिल जा रही है। लैब इन्वेस्टिगेशंस सारी की सारी आपको मिल गई, ठीक है। फास्टिंग 2 आवर्स, आरबीजी, हीमोग्लोबिन A1C क्या रहेगा, ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है, और ये आपको मैंने समरी दे दी, ठीक है। ये देखो समरी आ गई, ठीक है। एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस, क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है, और ये मैक्रो माइक्रो कॉम्प्लिकेशंस। इस तरीके से अगर आपने आंसर लिखा ना एग्जाम में, तो आपको पूरे के मतलब मैक्सिमम जितना एग्जामिनर मार्क्स देने की इच्छा रख रहा है ना, वो पूरे देगा। समझ में आया? क्लिनिकल क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है? कुछ लोग करे यार थोड़ा और बताओ, थोड़ा और दिखाओ यार, ये नोट्स तो बहुत सही लग रहे हैं, कैसे आपने इस चीज़ को इतना अच्छे से बनाया है। समझना मेरी बात, जो चीज़ मैंने बहुत अच्छे से बनाई है, अपन देखते हैं एक बार कुछ और देखें, जैसे एंडोक्राइन में देखते हैं, जैसे एडिसन डिसीज देखते हैं, ठीक है ना। ओके, एडिसन डिसीज को देखो, यहीं पे दिख रहा है एडिसन डिसीज, ठीक है। इसी के अंदर आपके आगे कॉजेस, ठीक है, फिर आपके आगे इफेक्ट्स, इफेक्ट्स के अंदर क्या क्या आएगा वो आ गया, इसका ट्रीटमेंट आ गया। इसी तरीके से एग्जामिनर पूछ रहा है कि प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है, कॉजेस क्या है, पैथोजेनेसिस क्या है, डायग्नोसिस क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइंस क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। पैटर्न पकड़ में आ रहा है, कैसे क्वेश्चन करना है। ये पहला क्वेश्चन होगा जो आपका एग्जामिनर एनकाउंटर करेगा, और वहां पे आपने अगर बहुत अच्छे से आंसर लिखा तो आपका काम बन गया। आ गई मेरी बात समझ में? क्लिनिकल क्वेश्चन की बात समझ में आई? ठीक है, ओके ग्रेट। क्लिनिकल क्वेश्चंस इस तरीके से अपन को करने हैं, ठीक है। तो ये चीज अपन ने देख ली। अगर अब अपन बात करते हैं वेरी लॉन्ग क्वेश्चन की, देखो सेक्शन बी के अंदर एक 20 मार्क का क्वेश्चन आता है बहुत बड़ा, ठीक है। इसके अंदर यार आपसे कुछ भी पूछ सकता है। जैसे एक और बात ध्यान रखना, कुछ लोग ये पूछते हैं कि यार सब में बहुत बड़ा बड़ा लिखे क्या। ये देखो मेरी बात समझना, जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना, ठीक है, वो लॉन्ग टॉपिक का ही क्वेश्चन होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कोई छोटे टॉपिक का आपको वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है ना। शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर चेंज हो सकता है, बट क्लिनिकल क्वेश्चंस और जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन होता है, क्लिनिकल क्वेश्चन जो कि अपना 15 मार्क का है, और जो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है वो अपने 20 मार्क का है। ये हमेशा एक ऐसा टॉपिक होगा जिसके अंदर मल्टीपल सब टॉपिक्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्या बताए, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया है ना, हाँ, एक और अच्छा एग्जाम्पल हो गया मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ये ऐसे ऐसे टॉपिक है जहाँ पे आपको दिखेगा कि बड़े बड़े आंसर यहाँ पे बन सकते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आपको कोई बोले कि भाई आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल लिखनी है, तो आपको एग्जाम में लिखना कैसे ये आना चाहिए, कैसे फ्लो चार्ट्स बनाए जाते हैं, कैसे टेबल्स बनाई जाती है, ये मैं आपको एक अच्छे एग्जाम्पल से देता हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि यार कुछ अलग अलग फोल्डर में बताओ। जैसे कि देखो आपको सारे नोट्स कितने ऑफिशियल और कितने अच्छे तरीके से मिल रहे हो, मैंने बनाए तो अच्छे ही होंगे ब्रो, समझ लो। जैसे अगर अपन बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो आपको सारी की सारी मेंस्ट्रुअल साइकिल मिल जाएगी, ठीक है ना। ये फीमेल मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल्स की डेफिनेशन क्या है, ठीक है, सारे फेज, फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटियल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। और यहाँ सारे फेज को इतने अच्छे से डील किया, अगर एक टॉपिक भी आ गया तो आपको सारे फेज समझ में आ जाएंगे। प्राइमोडियल फॉलिकल, प्री एंट्रल फॉलिकल, ठीक है, एंट्रल फॉलिकल, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या, तुम्हें एग्जाम में जो अपन कह रहे हैं कि पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ सारी चीजें अगर आपने लिख दी, और हो सकता है टीचर के पास टाइम हो ना हो, बट सारी की सारी चीजें एक ही फ्लो चार्ट में आपको बताई जा सकती है इस तरीके से। देखो समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पे अपन सारे फेज लिख दिए, ठीक है ना। ये हो गया अपने फॉलिकुलर इवेंट्स, ओवेरियन हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ओवेरियन साइकिल, यूट्राइन साइकिल, सर्वाइकल साइकिल, वेजाइनल साइकिल, चेंजेस इन ब्रेस्ट। आप समझ लो सारी की सारी चीज़ें कितनी अच्छे से, और यहाँ पे आपको याद हो जाए उसी के लिए मैंने कितना तरीके से आपको बताया कि पहले FSH LH में क्या फ़र्क आ रहा है, फिर ईस्ट्रोजन फ्रॉम ये FSH LH, चौथा पॉइंट, पाँचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, आठवां पॉइंट। बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये समझ में आ गया होगा कि ये तो वही टॉपिक है जो आशीष सर के चैनल पे बहुत ट्रेंडिंग वीडियो है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को मैंने इतना अच्छे से समराइज कर दिया ना कि आपका सारा काम हो गया। यही काम आपको एग्जाम में लिख के आना है, इसी से आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर ने एक देखा यार ये डायग्राम इतना कुछ कहता है ना अपने बारे में, भाई सर्वाइकल साइकिल में आपने वहाँ पे डिफरेंस के साथ साथ लिख दिया, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा ये एक तो है फॉलिकुलर फेज, एक है ल्यूटियल फेज, और आपने यहाँ सारी चीज़ें लिख दी है। देखो चेंजेस इन ब्रेस्ट क्या होंगे, सारी चीज़ें इतना अच्छे तरीके से आपने चीज़ें बता दी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है बताओ। आ रही है मेरी बात समझ में? ये जब चीज़ आपके समझ में आने लग गई ना, आपका सारा का सारा काम हो जाएगा। समझ में आ गया? तो वेरी लॉन्ग क्वेश्चन किसी पे भी आए, ठीक है, मैं ज़्यादा बताना नहीं चाह रहा, लेकिन थोड़ा फटाफट मैं बता देता हूँ। जैसे थायराइड भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, ठीक है। सारी की सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगी। देखो एनाटॉमी, ठीक है, ग्लैंड्स, और एक डायग्राम आपका बहुत कुछ बता देगा। ये लैंडस्केप के अंदर इसलिए आपको लग रहा होगा पेजेस ज़्यादा है, देखो आपको दिख रहा होगा कितने पेजेस है। देखो मैं आपको दिखाऊँ, देखो 5 आउट ऑफ 6 दिख रहा है, ये देखो 6 आउट ऑफ 6 दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे नहीं दिख रहा। 6 पेज के अंदर आपको सारी चीज़ें बता दी। देखो
सारी की सारी आयोडाइड ट्रैपिंग क्या होता है, कहाँ जा रहा है, डीआयोडाइनेशन क्या है, ऑर्गेनिफिकेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, कपलिंग क्या है, रिलीज क्या है, आयोडीन, समझ में आ रहा है। इस तरीके से अगर आप लिखोगे ना तो मार्क्स मिल जाएंगे। अब यार मैं ये चीज़ कैसे बताऊँ कि कैसे लिखनी है, ये सारी चीज़ें ही मैंने नोट्स में लिख डाली। तो मैं तो वीडियोस देखनी, नोट्स देखना, तुम्हारा काम खत्म, ठीक है। कुछ लोग कह रहे हैं यार हमारे पास इस तरह के नोट्स कुछ है, वो नोट्स या डुप्लीकेट है, मेरी बात ध्यान रखना, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं, आप डायबिटीज़ आपको मिलेगा ही नहीं उसके अंदर। उसके अंदर इतने टॉपिक्स, उसके अंदर रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी गायब है, जनरल फिजियोलॉजी गायब है, मिसलिनियस इंटीग्रेटेड फिजियोलॉजी गायब है, और बीच में बहुत टॉपिक्स गायब है। इसी के लिए मैंने इसका बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज तरीके से अपने एप्लीकेशन में डाल दिया, वो लास्ट में आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आपके क्लिनिकल क्वेश्चन हो गए, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन हो गए। लॉन्ग आंसर की अपन बात करें तो इसमें क्या आता है ना, टीचर जैसे देता है एक्शन पोटेंशियल, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी दे दिया, एचसीएल सेक्रीशन, तो आपको वहाँ पे क्या सारी चीज़ें कैसे लिखनी होती है, यहाँ पे ना आपके फ्लो चार्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, समझना। फ्लो चार्ट्स आपके कैसे आते हैं, जैसे मान लो नर्व मसल फिजियोलॉजी की बात करें, अपन एक्शन पोटेंशियल की बात करें, तो आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर कैसे टीचर को आंसर बताना है वो आपको आना चाहिए। अब मैं यही चीज़ बता रहा हूँ, कुछ लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट्स बनाए क्या, अरे बनाने तो है पर बनाते कैसे ये भी तो आना चाहिए, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते कैसे ये भी तो आना चाहिए। आप देख सकते हो इसके अंदर यार, यार ये थोड़ा सा लैंडस्केप के अंदर करना पड़ेगा, आपको समझ में आ रहा है कैसे अपन ने यहाँ पे बता दिया। देखो आप घुमा के देख लेना, ठीक है, इस तरीके से पोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेलेवेंट पॉइंट, सारी चीज़ें यहाँ पे इतना अच्छे से लिखी है, ठीक है, सारे स्टिमुलस लिख दिए, ठीक है। अब देखो रेस्टिंग स्टेज में क्या होगा, डीपोलराइजेशन में क्या होगा, पॉइंट्स मिल गए, रेक्टिफिकेशन, खत्म कहानी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो भी मैं लिख देता हूँ जिससे आपके एमसीक्यू भी क्लियर हो जाए, समझ में आ रही है। एचसीएल सेक्रीशन हो गया, सब इसी तरीके से चीज़ें चलती है, कुछ भी अलग नहीं है। जैसे अगर मैं जीआईटी फिजियोलॉजी में बात करूँ, एक एचसीएल सेक्रीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, जैसे कि जैसे एक पेप्टिक अल्सर, आपको पता है पेप्टिक अल्सर पे भी बहुत केस स्टडीज आती है, ये भी दिखाता हूँ। देखो मैं आपको पेप्टिक अल्सर दिखाता हूँ, सेम उसी तरीके से जैसा आपका क्वेश्चन आता है, कॉजेज आ गए, ठीक है, साथ में कॉजेज आ गया, उसका ट्रीटमेंट आ गया, ठीक है, डायग्राम आ गया, सब आ गया। ये पेपर प्रेजेंटेशन स्किल्स है, यही तो समझना है ना। और देखो जैसे कुछ जो टॉपिक्स होते हैं, जैसे एमसीक्यूज जहाँ से आने होते हैं, वहाँ पे मैं आपको एक पूरा टेबल बना देता हूँ, भाई जीआईटी हार्मोन से एक एमसीक्यू पक्का आता है, 10 तो अपने एक नंबर वाले क्वेश्चन है, 2 तो यहीं से कवर हो जावे। गैस्ट्रिन सेक्रेटिन कहाँ से रिलीज होता है, क्या करता है, क्या एक्शन है, खत्म कहानी। कैसे याद करना है ये वीडियोस में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया ही है, ठीक है। आपको सारी वीडियोस आपको पता ही है कहाँ पर है, क्या है ना, समझ गई। तो आपको ये चीज़ समझ गई, क्लिनिकल क्वेश्चन कैसे करना है, वेरी लॉन्ग कैसे करना है, एमसीक्यू बैंक कैसे करना है, लॉन्ग आंसर कैसे करना है, रीजनिंग क्वेश्चन कैसे करना है। देखो एक बात याद रखना, रीजनिंग क्वेश्चन के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं बनाना चाहता मैं। आप वीडियोस देखोगे ना, रीजनिंग क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, और कुछ रीजनिंग क्वेश्चन वाली चीज़ें ऐसी होती है, यार 17 मिनट की वीडियो हो गई। रीजनिंग क्वेश्चन वाली चीज़ ऐसी होती है जहाँ पे आपको समझ में आएगा, मैं आराम से टाइम लेके बताऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। तो रीजनिंग क्वेश्चन वाली ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर कहीं से भी दे सकता है। इसी के लिए मैंने अपने वीडियोस को इतना ऑथेंटिक बनाया। ये क्वेश्चन एग्जामिनर जनरली गाइडेंस से देता है, गोल्ड स्टैंडर्ड बुक, गेनोंग से देता है, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स, ये जितने भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और इसी वजह से मैंने जितना भी कंटेंट बनाया इतना स्टैंडर्ड बनाया है कि आपके सारे रीजनिंग क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। आप किसी भी अपने सीनियर से पूछ लेना, 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा होता ही नहीं है, 90% पेपर यहीं से आता है। और इतने कम टाइम में फिजियोलॉजी कैसे करना है ये मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, कि 1 महीने के अंदर अपन कैसे तीनों सब्जेक्ट को डील करेंगे। आगे मेरी बात समझे। तो रीजनिंग क्वेश्चन का कोई अल्टरनेटिव नहीं है, वीडियोस देखोगे आपका सारा काम हो जाएगा। वीडियोस इतनी शॉर्ट एंड क्रिस्प बनाइए कि आराम से आपका काम हो जाएगा। जहाँ तक बात है एटकॉम की, एटकॉम के अंदर आपको कुछ लिख के आना है, ये नहीं कि आप बढ़िया से 1-1.5 पेपर भर दो, थोड़ा पैराग्राफ बना के आपको टीचर मैक्सिमम मार्क्स देने के लिए ही बैठा है एटकॉम के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 5 मार्क्स तो आराम से मिलते हैं। बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स, एथिकल स्किल्स आप वहाँ बताओ, आपका काम हो गया। आई थिंक फिजियोलॉजी आपको समझ में आ गई कि पूरा पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। हर एक चीज़ का अपना पैटर्न है, फ्लो चार्ट, टेबल्स, जहाँ जो आना चाहिए वो सब आता है, ठीक है ना। मैंने आपको बताया शॉर्ट, जैसे टेबल्स की अगर मैं बात करूँ, जैसे मैं क्या बताऊँ टेबल में आपको, आप समझ गए ना, मैंने आपको टेबल्स, फ्लो चार्ट सब बता रखा है। जैसे अपन कहाँ देखे टेबल, चलो अपन रेड मसल फाइबर्स, नर्व मसल फाइबर्स, इनके अंदर देखते हैं, ठीक है ना। समझो मेरी बात, जहाँ टेबल रिक्वायर्ड होती है ना, वहाँ सारी जगह अपन टेबल बना देते हैं। जैसे ये देखो आइसोटोनिक एंड आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, पूरा का पूरा टेबुलर फॉर्म में होगा। रेड मसल फाइबर्स, व्हाइट मसल फाइबर्स में क्या होता है बता रखा है। कार्डियक मसल, जीआई, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल में क्या डिफरेंस होता है, टेबल में आ जाता है। इसी तरीके से आपको लिखना है, इसी तरीके से आपके नोट्स है, देखो कितना क्लियरली आपको यहाँ पे दिख रही है चीज़ें, बस समझ में आ गया। अब हम ज़्यादा देख नहीं लेंगे, अब फिजियोलॉजी आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। अभी अपन अपनी वीडियो बाकी है, आपको ये वीडियो खत्म होते होते आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। बायोकेमिस्ट्री पेपर पैटर्न सेम है, सेक्शन ए सेक्शन बी सेम, वही क्लिनिकल क्वेश्चन,
वहाँ पे 15 नंबर का, फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन एंड वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन। वहाँ पे रीजनिंग क्वेश्चन नहीं होता, शॉर्ट क्वेश्चन होते, ठीक है। यहाँ पे अपने वही वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, एटकॉम का क्वेश्चन एंड शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाले। सेम पैटर्न से अपन बात करेंगे, इसी की भी सेम स्ट्रेटेजी है भाई। बायोकेमिस्ट्री में भी सेम ही तरीके से आपको लिखना है, टेबल्स बहुत प्रॉपर बनानी है। देखो मैं आपको एक बार फटाफट नोट्स में बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कैसे बताऊँ, अगर मैं आपको कहूँगा क्लिनिकल क्वेश्चन ऐसे ऐसे लिखना, आप कैसे लिखोगे, ये लिखने के लिए कैसे लिखना है, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। ठीक है, अपन बायोकेमिस्ट्री की बात देख करते हैं। जैसे बायोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। देखिए क्या देखे अपन, जैसे क्लिनिकल केसेस जनरली कहीं पे आ सकते हैं, जॉन्डिस देखे। हाँ, जॉन्डिस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहता है। जॉन्डिस अपन देखते हैं, ठीक है ना, हाइपर बिलीरुबिनीमिया, ठीक है। जॉन्डिस को समझना कि आप देखोगे इतने इतने अच्छे से आपको नोट्स मिल जाएंगे ना। देखो जॉन्डिस कौन कौन से कॉन्जेनाइटल हाइपर बिलीरुबिनीमिया होते हैं, वो सारी चीज़ आपको बता दी। वहीं पे आपके बनते डिफरेंशियल डायग्नोसिस अलग अलग, ठीक है। कौन से टाइप ऑफ जॉन्डिस है, प्रीहेपेटिक, हिपेटिक, ठीक है, सबके बीच डिफरेंस, कैसे आप डिफरेंस बताते हो, ये सारे कॉजेज आ गए भाई। ऑब्स्ट्रक्टिव के कॉजेज क्या है, इंट्राहेपेटिक के, एक्स्ट्रा हेपेटिक, ठीक है ना, समझ में आ गई। बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट आ गया, ये आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाना है, ठीक है। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, आपसे पूछते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे किया आपने, तो ये एक टेबल बना दी, इतना आराम से मार्क्स मिलेगा ना। पॉइंट ये कि आप एक तो स्टैंडर्ड लेवल का लिखो, ये सारे नोट्स में आपको बहुत स्टैंडर्ड कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और लिखना कैसे वो आपको दिख रहा है, फ्लो चार्ट आ गया, टेबल आ गई, डायग्राम आ गया, साइंस आ गए, सिम्टम्स आ गए, सब कुछ आ गया, एंड ट्रीटमेंट आ गया। कुछ लोग कह रहे हैं और बताओ, और कुछ केस स्टडी बताओ, ठीक है। जैसे अपन देखते हैं, क्या देखें, मॉलिक्यूलर क्या देखें यार, गाउट पे भी आता है ना, गाउट कहीं में आता है, न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म अपन गाउट देखते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर्स ऑफ यूरिन मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। आपको दिखेगा गाउट, ये सब टू द पॉइंट लिखा हुआ है, कोई ऐसा नहीं कि आपको फालतू फैला के लिखना है। देखो गाउट, देखो गाउट, और आप राइटिंग देखो, स्टैंडर्ड देखो, गाउट, ठीक है, प्राइमरी गाउट, ठीक है, यहाँ आपने प्राइमरी गाउट के कॉजेज, सेकेंडरी गाउट, ठीक है ना, ये आपके आगे सेकेंडरी गाउट, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या आएगी, ठीक है, सारे फ्लो चार्ट्स, और ये ट्रीटमेंट क्या आएगा, ये आपका ट्रीटमेंट आ गया। बताओ इससे अच्छा क्या मिलेगा आपको कंटेंट, आराम से यहाँ पे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जैसे वेरी लॉन्ग क्वेश्चन का अपन देखिए, जैसे ये हो गया क्लिनिकल केस, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, डायबिटीज रहने देता, अपन ने डायबिटीज देख लिया। वेरी लॉन्ग क्वेश्चन में आप क्या देखे, फिनाइल यूरिया साइकिल, ये सब पूछता है ना। हाँ, 20 नंबर में आपको यूरिया साइकिल पूछ सकता है। यूरिया साइकिल के नाम क्या होती है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से अपन ने बता रखी है, इनफैक्ट वीडियोस में भी। और इसको लिखना कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। यूरिया साइकिल आती है अपनी प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में, ठीक है ना। और अपन देखेंगे अब इसको लिखना कैसे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से साइकिल्स यहाँ पे आपको ड्रॉ कर रखी है, जिससे आपको चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। ये यूरिया साइकिल का डायग्राम, ठीक है, कैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा आराम से कंप्लीट हो जा रहा है। स्टेप्स क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। एनर्जेटिक्स आपको दे दी, किस पे क्या बन रहा है, डिफरेंस बिटवीन CPS1 एंड CPS2, जहाँ जहाँ जो आ सकता है। और एक टीचर पूछता है रेगुलेशन, एग्जामिनर जो 20 नंबर का क्वेश्चन बनाता है ना, वो इसी तरीके से बनाता है। डिफरेंस बता दो, रेगुलेशन बता दो, डिसऑर्डर्स बता दो। ये सारे डिसऑर्डर्स आ गए, ये देखो एक ही पेज के अंदर सारे डिसऑर्डर्स आ गए। आ रही है मेरी बात समझ में। आई होप आपको समझाना नहीं पड़ रहा होगा, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा लिखना कैसे है। अगर आप लोग कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपको पता चलता है कि लिखना नहीं समझ में आता, तो इस तरीके से आपको लिखना है। कोई भी टॉपिक हो, HMP पाथवे हो, जब अपन HMP पाथवे देखते हैं, ग्लूकोनियोजन से HMP, सारे के सारे आपको नोट, सब कुछ एज इट इज A to Z आपको कंटेंट इतना अच्छे तरीके से आपको मिल जाएगा जिसकी हद नहीं है। देखो HMP पाथवे की अगर आप सिर्फ एक साइकिल भी बना दो ना, आपका काम हो जाए। ये साइकिल देखो कितने अच्छे तरीके से बना रखी है, सारे एनर्जेटिक्स सब कुछ आपको इतना अच्छे तरीके से मिल रहा है। समझ गए मेरी बात, इस तरीके से आपको काम करना है। ओके ग्रेट, आई होप आपको बायोकेमिस्ट्री समझ में आ गया होगा, टेबल्स कैसे बनाने, फ्लो चार्ट्स कहाँ पे बनाना, डायग्राम्स कैसे बनाने, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। ग्रेट, कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछना, मैं कमेंट के सारे रिप्लाई दूंगा पक्का। आपके स्टार्टिंग के 1-1.5 दिन तक, 2 दिन तक तो सारे आपके कमेंट्स के रिप्लाई दूंगा। इनफैक्ट आपका एक भी क्वेश्चन बचेगा ही नहीं, ठीक है ना। अब बात करते हैं एनाटॉमी की। एनाटॉमी का भी सेम पेपर पैटर्न में क्लिनिकल क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, एटकॉम, MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स। आ रही समझ में मेरी बात, अब तक तो आ गई होगी यार, मैं थक गया यार बोलते बोलते, ठीक है ना। यही पैटर्न है। बच्चों को ना एनाटॉमी के अंदर लिखना कैसे, ये दिक्कत कभी नहीं आती। हर बार दिक्कत ये आती है कि लिखना कैसे वो तो पता है, पर कितना लिखना है। भाई मेरे को तो बहुत आता है, क्योंकि इस एनाटॉमी के अंदर आपको डायरेक्टली दिख जाता है। अगर आप कोई ट्रायंगल की बात करोगे तो बाउंड्रीज, कंटेंट, वॉल, ये वो, इसके रिलेशंस, इसी तरीके से चीज़ें चलती है। कोई नर्व की बात करोगे कोई, तो किसको सप्लाई कर रही है, मसल, फिर डिसऑर्डर्स, क्लिनिकल, ये सब तरीका होता है। जहाँ डाउट आता है ना, वो ये होता है
सबसे पहला जो डाउट बनता है एनाटॉमी के अंदर कि डायग्राम कितने बनाने। यार मेरी बात याद रखना, डायग्राम हो सके उतने बना दो, ठीक है। 1 से 2 डायग्राम तो आपको ये क्वेश्चन में बनाने ही है, जो क्लिनिकल क्वेश्चन है, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें 2 से 3 डायग्राम बना दो। टीचर आपके डायग्राम देखने के लिए ही बैठा है, उसके बाद पॉइंट्स में 3-4 पॉइंट में आंसर लिखा, आपका काम खत्म। आई मेरी बात समझे, डायग्राम आपको बनाना है। कुछ लोग ये पूछते डायग्राम हमने क्या रंग से बनाने, अलग अलग कलर से बनाने। यार ऐसे भी बच्चे हुए क्लास के अंदर जो अलग अलग कलर से नहीं बना रहे। मेरी क्लास में ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पेंसिल से डायग्राम बनाया, लेबलिंग पेन से कर दी, और लाइक आर्टरी भी पेंसिल से, वेन भी पेंसिल से, नर्व भी पेंसिल से, मसल भी पेंसिल से, उन्होंने टॉप किया है, उन्होंने RUHS में टॉप किया है। इतने स्टैंडर्ड बच्चे। एक RNT का बच्चा है, ठीक है, इतना अच्छे लेवल पे पढ़ा है, जो अपने शुभम सर है, उन्होंने खुद ने एनाटॉमी इतने स्टैंडर्ड आंसर में लिखे थे, उन्होंने टॉप किया था RUHS के अंदर। मेरा रूममेट है, जयंत नाम है उसका, टॉप किया था, टॉप 3 में था, ठीक है। तो ये कभी नहीं होता डायग्राम आपको बहुत अलग अलग कलर से बनाने, ये पॉइंट नहीं है, आप डायग्राम बनाओ, ये मेजर पॉइंट है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट कंसेशन, ठीक है। और कहाँ से पढ़ना ये आपको पता है ना, मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे। कुछ लोग बोलते हैं यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर फ्रीली अवेलेबल है, आप वहां जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो, आपका काम खत्म। देखो इस तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक आराम से आपको एक टॉपिक बताता हूँ, अपर लिम। सिंपल से आपने अपर लिम पढ़ना है, क्या पढ़ना है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। देखो मेरी बात, ठीक है। 5 स्टार 3 स्टार इस तरीके से होता है, मैं यार खुलने देता था, ठीक है ना। 5 स्टार के अंदर क्या क्या करना है, शोल्डर जॉइंट के अंदर क्या टॉपिक आते हैं, आपको आराम से 7 टॉपिक में आपका काम कंप्लीट। 7 मेजर 5 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है ना। 3 स्टार क्वेश्चन 10 टॉपिक है। आपको क्या स्टार रेटेड क्वेश्चन से क्या इंपॉर्टेंस आपको सब जानते हो, आपको पढ़ना 5 स्टार 3 स्टार ही है इतने मेजर एग्जाम के टाइम पे। जब टाइम बचे तभी 1 स्टार और अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाना। आगे मेरी बात समझ में, तो डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायग्राम आपको हर जगह बनाना ही है, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो आपको पता चल गया, ठीक है। तीसरी बात, BDC से पढ़ो, कैसे करनी है एनाटॉमी, एनाटॉमी के अंदर कैसे लिखना है वो कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना ही नहीं था। फिजियो और बायोकेमिस्ट्री में हमेशा आपको डाउट आता था। अब अपन एक बार जनरल क्वेरीज देख लेते हैं, इसमें आपको सारी चीजें कवर हो जाएगी। सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। मेरी बात याद रखना, जैसे सेक्शन A होता है, सेक्शन B होता है, ठीक है। MCQ और फिल इन द ब्लैंक्स तो 2 मिनट का काम है, भले ही आपको आता हो या आपको चीटिंग करनी हो, ये तो लास्ट में भी हो जाता है, ठीक है ना। याद रखना सेक्शन A के अंदर पहले आप वो 15 मार्क वाले क्लिनिकल क्वेश्चन कर लो, प्लस 5-5 मार्क वाले 15 मार्क वाले क्वेश्चन कर लो, ठीक है। यहाँ पे आपको इतना करना है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो 2-2 मार्क वाले वो नहीं करने, भले एनाटो, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री हो। मेरी बात आगे समझने, जो सेक्शन B है उसके अंदर पहले आप 20 मार्क वाला क्वेश्चन कर लो, उसके बाद 4 क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है 5-5 मार्क वाले वो कर लो। उसके बाद आपको दिखेगा कि आपके पास कितना टाइम है। उसके बाद वापस सेक्शन A, क्योंकि 2 अलग अलग वो रहती है ना फाइल्स, 2 एक सेक्शन A की अलग शीट मिलती है, सेक्शन B की अलग मिलती है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन करने और फिर आपको यहाँ पे 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन करने। आगे मेरी बात समझ में, यह बात ध्यान रखना, अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो आपका पेपर छूटेगा ही, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है 2-2 मार्क वाले में आपसे एग्जामिनर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है जिसमें आप 2-2 पेज लिख सकते हो। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। एग्जामिनर 2 ही मार्क देगा। गलती से भी ये गलती मत कर देना, सेक्शन A के अंदर 1 पेज छोड़ दो, MCQ फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर अगर आपको नहीं आते तो लास्ट में आप चीटिंग कर सकते हो, आते तो 2 मिनट में आ जाएगा, ठीक है। सेक्शन A के अंदर क्लिनिकल क्वेश्चन करो और ये लॉन्ग आंसर वाला करो। सेक्शन B के अंदर आप क्या कहते हैं 20 मार्क वाला क्वेश्चन करो, फिर लॉन्ग आंसर करो, फिर सेक्शन E के अंदर 2-2 मार्क वाले जितना टाइम मिल रहा है फटाफट कंप्लीट करो। आधे पेज में करो, खत्म। आधे पेज टीचर 2-2 मार्क आपको फटाफट दे देगा। ये मैक्सिमम मार्क्स जितने उसने ठान रखे ना आपको दे देगा। टू द पॉइंट, शॉर्ट में लिखना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर नहीं लिखना। कॉजेस ये कैसे कॉज हुआ ये नहीं लिखना। ट्रीटमेंट 2 पॉइंट में लिखा, डायग्नोसिस 2 पॉइंट में लिखी। आई मेरी बात समझ में। हैंडराइटिंग का इशू भी यहाँ पे आपको फंसता है। आप क्या करते हो, सेक्शन E के अंदर ये कर दिया, उसके बाद आप यहाँ पे शॉर्ट जो 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है वो लिखना चालू कर देते हो, आप फंस जाओगे, क्योंकि इसके अंदर आपने बहुत टाइम खराब कर दिया होगा, आपको टेंशन स्टार्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे सेक्शन B की जो कॉपी चालू करोगे, ठीक है ना, वो फिर आप बहुत ही वाहियात हैंडराइटिंग में लिखोगे, शॉर्ट में लिखोगे। और एक बात ध्यान रखना, सेक्शन A की कॉपी कोई और चेक करता है, सेक्शन B की कॉपी कोई और चेक करता है। तो जब B वाला कॉपी वाला इंसान चेक करेगा तो जो आपका 20 मार्क का क्वेश्चन देखेगा उसके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा, कि वो सोचेगा यार ये कैसे तो राइटिंग लिखी है, चलो राइटिंग तो फिर भी ठीक है, क्या इसने छोटे मोटे में लिख दिया, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं था, आपने ये 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन में टाइम खराब कर दिया। आई मेरी बात समझ में। तो ये गलती कभी मत करना। पहले आपको ये यहाँ पे 15 मार्क वाला और लॉन्ग आंसर कवर करना है, फ्री। समझ आ गया ना, ओके। टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से करना है। हाउ मच टू राइट, कितना लिखना है। देखो क्लिनिकल क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। देखो एनाटॉमी के अंदर हो सकता है 5-5, 6-6 पेज भर दो, क्यों, क्योंकि वहाँ पे डायग्राम आते हैं। बट इसका यह मतलब नहीं कि फिजियोलॉजी में भी 6 पेज भरने। और अगर मान लो फिजियोलॉजी में आप एक क्वेश्चन में 4 पेज भर रहे हो, बड़े वाले में 4 से 5 पेज, तो इसका यह मतलब नहीं कि एनाटॉमी में सिर्फ 2 या 4 पेज ही भरने। अलग अलग सब्जेक्ट की अपनी अपनी अप्रोच है। एनाटॉमी के अंदर पेपर आराम से भरते हैं, ठीक है ना। बट ये बात ध्यान रखना, पेपर भरना एक मेन पॉइंट नहीं होना चाहिए।
मेरा एक फ्रेंड है जयंत, उसने अंदर वो कभी पेपर नहीं भरता बट वो हमेशा टॉप करता है। मैं वो आइटम हूँ जो हमेशा पेपर भर के आता हूँ, क्योंकि मुझे आता नहीं है कभी कभी, बहुत बार इनफैक्ट, ठीक है ना। बट यार इसका ये मतलब नहीं कि मैंने अच्छा पढ़ा नहीं, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा पढ़ा है, नहीं आता मतलब मैं थोड़ा आलसी हूँ। तो एग्जाम आता था मैं पढ़ लेता था, लेकिन इंटरनल्स और पीयूसी में मैं बहुत आलसी पंथी करता था, ठीक है ना। तो हाउ मच टू राइट का मतलब ये है कि एक तो टू द पॉइंट लिखना ही है, टू द पॉइंट तो लिखना ही है, ये तो मेन है। और थोड़ा खुला खुला लिखो, फैला फैला के लिखो। लॉन्ग आंसर है तो एनाटॉमी के अंदर तो डायग्राम वायग्राम बनेंगे तो आपके आराम से 6 से 7 पेज भर जाएंगे। फिजियोलॉजी के अंदर 3 से 4 पेज भरोगे तो भी दिक्कत नहीं है। जो आपकी मेन हेडिंग्स है उसको थोड़ा बड़ा लिख दो, ठीक है। एंड उसका अंदर का कंटेंट थोड़ा सा, जैसे आपने मेन हेडिंग लिख दी डायग्नोसिस, ये बड़ा लिख दिया, फिर आपने इसको ऐसे 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 बाकी अंदर की चीज़ें लिख दी, फिर आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिख दिया, ठीक है। फिर इसके अंदर ये टीचर को ये मेन पॉइंट्स दिख जाएंगे और वो आपके थोड़े बहुत ये पॉइंट्स देख लेगा, आपको मार्क्स दे देगा। और आप इस तरीके से लिखोगे, जैसे ये आपने थोड़ा बड़ा लिख दिया तो आपके पेपर भी ज़्यादा कवर होंगे, कहीं कहीं फ्लो चार्ट आ जाएगा, वहाँ पे पेपर कवर हो जाएगा। आंसर कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है वो आपको बता ही दिया है ना। तो कितना पेपर भरना है ये, इसका इतना टेंशन मत लो। आप एवरेज आपको दिख रहा है कि ये टॉपिक है तो इसमें इतना ही भर सकता है, इतना ही भरेगा। एक्शन पोटेंशियल में जितना भर सकता है इतना ही भरेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में जितना भर सकता है इतना ही भरेगा, है ना। विजुअल पाथवे जितना भर सकता है इतना भरेगा। ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम में जितना पेपर भर सकता है उतना ही भरेगा। 5 मार्क का होगा, आराम से 1.5 से 2 पेज आपके भर जाएंगे, ठीक है। नहीं भरते तो कुछ इर्द गिर्द लिख दो, उसके आसपास कुछ पाथवेज बता दिए तो उस तरीके से आपका काम हो जाएगा। हाउ मच टू राइट हो गया। टू द पॉइंट लिखे कि एक्स्ट्रा लिखे, डिपेंड करता है आपके पास टाइम कितना है, ठीक है। यहाँ ये जो क्वेश्चंस है जो मैंने आपको स्ट्रेटेजी बताई कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो, क्योंकि यहाँ पे आपको 5 मार्क का क्वेश्चन है ना। यहाँ के 1-2 क्वेश्चन में आपके ये पूरे 5-5 क्वेश्चन निपट जाएंगे। तो यहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो, और जो 2-2 मार्क वाले क्वेश्चन है वहाँ एकदम टू द पॉइंट लिखो, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देना। आगे बात समझ में, ठीक है ना। तो टू द पॉइंट लिखो। टाइम नहीं मिल रहा, टाइम है तो एक्स्ट्रा लिख सकते हो, आपको दिख रहा है कोई टाइम की कमी है तो टू द पॉइंट लिखो, आपको टू द पॉइंट में भी मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। ऐसा नहीं एक्स्ट्रा लिखने से इंप्रेस हो जाएगा, एग्जामिनर के पास कोई इंप्रेस होने का टाइम नहीं है, उसके पास मिनटों के अंदर उसको पेपर कंप्लीट करके खत्म करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन की लेंथ डेप्थ आप ये बता दी, लेंथ कितनी रखनी है, डेप्थ आपको रखनी ही पड़ेगी। उसके लिए आपको स्टैंडर्ड कंटेंट देखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आप मेरे चैनल पे आप कंटेंट देखोगे, मैंने आपको फिजियोलॉजी इतने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाई, शुभम सर ने आपको बायोकेमिस्ट्री इतने स्टैंडर्ड कंटेंट से बनाया, एनाटॉमी आप जहाँ से भी पढ़ो स्टैंडर्ड पढ़ो, तो डेप्थ आपकी अपने आप बन जाएगी। डायग्राम्स बनाओगे डेप्थ बन जाएगी, फ्लो चार्ट टेबल्स आपको दिखा देगी एग्जामिनर को कि आपको बहुत अच्छे से आता है। अगर एक क्वेश्चन में कुछ नहीं आता तो क्या करें, अटेम्प्ट हमेशा करना है। नहीं आता का ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ दो। सबसे पहली बात, कुछ नहीं आता फिर भी कुछ लिखो, उसके आसपास लिखो, ठीक है ना। आपसे कुछ पूछ रहा है कुछ लिख दो। आपको पता नहीं है ब्राउन सीक्वेंस सिंड्रोम, आपने नाम पहली बार सुना है, ठीक है आपको, या फिर ये पता है कि कुछ कुछ नर्व्स कटती है बट समझ नहीं आ रहा है एप्सिलेटरल पैरालिसिस होती है कि कॉन्ट्रालेटरल पैरालिसिस होती है, तो आप थोड़ा सा पाथवे बना दो, डायग्राम बना दो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। कुछ नहीं आता फिर भी आसपास तो कुछ ना कुछ लिखना ही है। अगर मुझे कुछ कुछ आता है तो क्या ऐसा करूं जिससे और अच्छे से अच्छे मार्क्स मिल जाए। कुछ कुछ आता है ना तो उसको अच्छे से प्रेजेंट करके लिख दो, टेबल्स फ्लो चार्ट्स बनेंगे, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। एनाटॉमी के अंदर आपको पता है कि ये वेन नहीं आती कहीं ना कहीं, तो आप कुछ कुछ आजू बाजू की वेन बना दो, मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मेरे पास एग्जाम में कम टाइम है तो क्या करें, एग्जाम में कम टाइम बचना ही नहीं चाहिए, इसलिए इसी स्ट्रेटेजी पे वर्क करें। इस स्ट्रेटेजी पे वर्क करोगे तो इसी तरीके से चलोगे। कम टाइम मिलेगा तो 2 मार्क वालों को बहुत जल्दी जल्दी लिख के खत्म करना, क्योंकि वो लास्ट में लिखना है, ठीक है ना। पर इन दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से लिखना है, लॉन्ग आंसर को, लॉन्ग क्वेश्चन को, और क्लिनिकल और वैलिड रॉन्ग को, ठीक है ना। क्या मुझे कभी ऑप्शनल क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, ये बहुत ही बेकार क्वेश्चन था। क्यों, आपको पता है, अगर आप कभी एग्जामिनर की शीट देखोगे, 32 मिनट की वीडियो बन गई, ठीक है। अगर आपको कभी भी एग्जामिनर की शीट देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक एग्जामिनर की शीट के अंदर ऐसे ये इस तरीके से चीज़ें लिखी होती हैं। यहाँ पे लिखा होता है 1 2 3। एग्जामिनर को नियम होते, कभी भी आप पेपर जो होता है ना उस पर कभी राइट वाइट कुछ नहीं मारते। आपने क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर दिया क्लिनिकल, तो आपने मान लो क्वेश्चन नंबर 1 चेक कर लिया जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स थे, आपको 10 में से 9 मार्क्स मिल गए। आपने क्वेश्चन नंबर 2 चेक कर लिया, क्लिनिकल क्वेश्चन थे, वहाँ पे आपको 15 में से लेट से 12 मार्क मिल गए। क्वेश्चन नंबर 3 चेक कर लिया जहाँ पे आपके 4 लॉन्ग क्वेश्चन थे जिसमें से आपको 3 ही करने थे, आपने मान लो चारों कर लिए। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर आपको 20 मार्क दे देगा, यहाँ पे उसको मेंशन करना पड़ता है कि 15 में से आपको उसने मान लो 11 मार्क दिए। समझ रहे हो मेरी बात। आपने एक और क्वेश्चन ये कर लिया तो वहाँ पे आपको 3 मार्क मिल गया, आपको 14 मिल जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एग्जामिनर के पास अलग से एक आंसर शीट होती है, वो आपके वहाँ पे टिक नहीं कर रहा। जैसे स्कूल में करते थे, 4 नंबर दिए थे, 4 नंबर दिए थे, 2 नंबर दिए थे, लास्ट में प्लस करूंगा तो सब प्लस हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ऑप्शनल क्वेश्चन हमेशा आपको डिस्टर्बेंस देगा। क्यों, क्योंकि जैसे आपने मान लो चौथा ऑप्शनल है, आपने चौथा क्वेश्चन किया, एग्जामिनर आपके पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के हिसाब से मार्क्स दे देगा। तो हमेशा ऑप्शनल क्वेश्चन आप खुद चूज करो कि आपको कौन सा करना है और अपना बेस्ट जो आपको आता है वो दो, ठीक है ना। तो ऑप्शनल क्वेश्चन कभी भी एक्स्ट्रा अटेम्प्ट नहीं करना है, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है।
हैंड राइटिंग इशू, हैंड राइटिंग की चिंता बिल्कुल मत करो, एग्जामिनर आपके हैंड राइटिंग से अडेप्ट है, ठीक है ना। आप उसको पता है कि आप डॉक्टर हो, आप डॉक्टर वाली हैंड राइटिंग लिखोगे, बट वो इतना बेवकूफ़ भी नहीं है कि आप कुछ भी लिख दोगे उसको समझ नहीं आएगा, है ना। तो अगर आप कुछ लिखोगे उसको समझ में आ जाएगा आपने कहाँ लिखा है, आपको कॉन्सेप्ट आते कि नहीं आते। तो हैंड राइटिंग जिसकी खराब है उसको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मेरी हैंड राइटिंग भी बहुत खराब है, फिर भी मार्क्स मिले। शुभम सर की हैंड राइटिंग आपने देखी है, बहुत बेकार है, फिर भी उन्होंने RUHS में टॉप किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है। जहाँ तक बात है हाईलाइटिंग की, बहुत बच्चे ये बताते कि यार कुछ बच्चे हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं। हाईलाइटर से हाईलाइट मत करो, आप वैसे ही अंडरलाइन कर दो। आप कुछ लिख रहे हो, आप उसी के साथ साथ अंडरलाइन करते चलो, ठीक है ना। एटलीस्ट 15 मार्क वाले जो बड़े क्वेश्चन है इनमें कर दो, 2-2 मार्क वाले में नहीं करोगे चलेगा, ठीक है। कुछ लोग ये करें कि यार मैं हाईलाइट करूँ क्या, जब मैं लिखी कुछ अनशन रहा हूँ तो क्या हाईलाइट करूँ। आप एक यूनिफॉर्मिटी के साथ हाईलाइट करो, अनशन लिख रहे हो आप कुछ हाईलाइट कर दो, क्योंकि अगर आपके कोई क्वेश्चन के अंदर टीचर को पसंद आ गया क्लिनिकल क्वेश्चन, तो आपके जो हाईलाइट करे हुए उसमें भी उतना ध्यान देता नहीं है, वो मार्क्स देने के लिए बैठा है। फिर आई मेरी बात समझे, मैं बहुत थक गया यार नहीं बोलते बोलते। तो आई होप आपको सारी क्वेरीज का आंसर मिल गया होगा। हाईलाइट करना ही है, ध्यान रखना, ठीक है ना। ग्रेट। कुछ लोग कह रहे हैं यार ये जो आपने नोट्स बनाए ये कहाँ पर है, ठीक है। ये आपको नोट्स मेरी मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, ठीक है। अपने चैनल की ऑफिशियल एक मोबाइल एप्लीकेशन है आशीष अग्रवाल के नाम से, ठीक है ना। एंड्रॉइड के अंदर आशीष अग्रवाल के नाम से, और जो iOS है, ठीक है ना, उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से, ठीक है ना। ये दोनों का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में आपको पिन कर दूंगा, वहां से हो जाएगा आपका काम, ठीक है। जो आपने वर्ल्ड क्लास नोट्स देखे और लेक्चर्स देखे, ये सारे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये जितने भी लेक्चर्स है ये आपको विदिन 500 रुपीज में आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। 500 के अंदर भी आपको 20% ऑफ मिलेगा, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, जैसे फिजियोलॉजी ले लो, है ना। फिजियोलॉजी के अंदर 600 फिजियोलॉजी के अंदर आपको 480 के अंदर नोट्स आपको मिल जाएंगे। नोट्स एंड लेक्चर्स जितने भी अभी आपने देखा कि कितने अच्छे से आंसर लिखना है, ये सारी चीजें मैंने 3 से 4 साल की मेहनत आपको 480 के अंदर आपको वहां पे करके दे दी है, ठीक है। प्राइस इशू नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। आप ही के बैचमेट्स इसी मोबाइल एप्लीकेशन का फायदा उठा के बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, बट आपको नहीं बताएंगे। बच्चों की आजकल ये खास बात होती है कि वो खुद अलग अलग बाथरूम में जाके पढ़ लेंगे, लेकिन अपने रूममेट तक को पता नहीं चलने देंगे कि वो कहाँ से पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेंगे, बट आजू बाजू वालों को कभी नहीं पता चलने देंगे। तो आप ये बात ध्यान रखना कि इस प्राइस को प्राइस मत समझना, ये कुछ भी प्राइस नहीं। पहली बात, ये प्राइस है भी नहीं। अगर ये 4800 रुपये भी होते ना, तो भी मैं आपको ये कहता कि इतना अच्छा कंटेंट, इतना अच्छे से आपको एग्जाम में लिखना है, नोट्स, लेक्चर्स, और आगे जाकर के भी आपके MBBS में ये बहुत हेल्प करेंगे। इसीलिए मैं इसको प्रमोट करता हूँ कि आपको ये लेना चाहिए। वैसे ये है नहीं, ये सिर्फ 480 का है, और वो भी 480 में भी सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो जो भी फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे उनको एक कूपन कोड लगाना है एप्लीकेशन में जा करके। वो कूपन कोड का अपन नाम रख देते हैं फोड़ेंगे, ठीक है ना, फोड़ेंगे 20। आपको ये फोड़ेंगे 20 कूपन अगर आप लगाओगे आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। 480 के अंदर आपको सारी चीजें हो जाएगी, ठीक है। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, मेरे टाइम पे इससे अच्छा कुछ नहीं था। आपके प्रीवियस सीनियर्स बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, आप उनसे पूछ सकते हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है। और अगर आप नए हो चैनल पे तो आपको पता हो एग्जाम सर्वाइवल सीरीज अपनी जो चल रही है, ठीक है, इसके अंदर अपन ने पहली वीडियो बनाई थी कि एनाटॉमी के अंदर 1 महीने के अंदर कैसे करना है, फिजियोलॉजी को आपको 15 दिन में कैसे करना है, बायोकेम को आपको 7 दिन के अंदर कैसे करना है, तीनों सब्जेक्ट को आपको 1 महीने के अंदर कैसे करना है, ठीक है, ऑल 3 सब्जेक्ट्स को 1 मंथ के अंदर कैसे करना है लास्ट। और ये वाली अपन ने वीडियो बनाई है कि पेपर को प्रेजेंट कैसे करना है। आने वाली वीडियोस होने वाली है कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसके बारे में मैंने वैसे थोड़ा बता ही दिया है। रिवीजन कैसे करना है, प्रैक्टिकल की तैयारी कैसे करनी है, वाइवा कैसे देना है, और भी अगर आपको ये इन टॉपिक्स पे तो आने वाली वीडियोस, ये मेरे को पता है आप लोगों ने प्रीवियस कमेंट्स में बता रखा है। और भी अगर कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो कि यार इस पे भी वीडियो बनाओ, वो कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वीडियो कैसे लगी वो बताओ। लाइक्स, आपने लास्ट वीडियो में 99.8% का लाइक रेशियो था, बहुत अच्छा लाइक रेशियो होता है। इस वीडियो में लाइक करके फोड़ दो, मुझे बता दो कि कैसे आपको वीडियो लगी, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ, ठीक है ना यार। ये 35, 40 मिनट की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मुझे बता दो कैसी वीडियो लगी। दूसरी बात, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है कैसे लगा, क्या नहीं लगा। और ये बात ध्यान रखना, एक दिन 100 स्टूडेंट्स के लिए ऑफर है, ठीक है। आपको इतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, 20% ऑफ है। कूपन कोड लगाना है फोड़ेंगे 20। एप्लीकेशन के अंदर टीम है जो आपको रिप्लाई कर देगी। आपको कोई भी डाउट हो कि भाई कूपन लग रहा है नहीं लग रहा, नोट्स कैसे लेना है, क्या लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो कमेंट में बताओ। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।